गुड इवनिंग साथियों, आपका स्वागत है ज्ञानगर यूट्यूब चैनल पे। लेकर के आए हैं हम आपके लिए बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है ना, 7 दिसंबर। तो उसका मैं शेड्यूल भी आज बताऊंगा, ठीक है ना, ये वीडियो के बाद। तो मैंने लेकर के आया आपके लिए क्लास 9th और क्लास 11th का जो टॉपिक है। हमारा पहला चैप्टर है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, केमिस्ट्री का 11th यानी क्लास 9th के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो क्लास 9th के अंदर है आता है मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्या आता है? मैटर इन आवर सराउंडिंग आता है, ठीक है ना। और 11th के अंदर आता है स्टेट ऑफ मैटर। 11th के अंदर क्या आता है? स्टेट ऑफ मैटर आता है, स्टेट ऑफ मैटर आता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं। हमने आपके लिए लिया है क्या, देखिए जिस तरह से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है ना, जो प्रीवियस आपने देखा है 11th को भी टच किया है, यानी 9th 10th के लिए आप जरूर आप अप्लाई किए होंगे, लेकिन 11 12 को भी टच किया है। तो हमारा टारगेट है जो 11 12 के लिए यानी पीजीटी के लिए है उनके लिए भी है, जो टीजीटी है 9th 10th है उनके लिए भी है, और जो 6 to 8 वाले हैं उनके लिए भी है। ये क्लास का शेड्यूल आपका चलेगा, यानी आज से एमसीक्यू प्रैक्टिस दिसंबर तक चलेगा। मतलब आपका 6 दिसंबर 7 से एग्ज़ाम है, 6 दिसंबर तक कंटिन्यू प्रैक्टिस में रहेगा। इसके बाद भी 7 को जो है साइंस का नहीं है, दूसरे विषय का, तो 7 को भी रहेगा वीडियो। यानी कंटिन्यू आप ज्ञान घर से बने रहिए, आपका कंप्लीट प्रैक्टिस हम कराएंगे पूरे। यानी 11th का भी हम कंप्लीट कराने वाले हैं, 9th का, यानी जो टॉपिक 9th और 11th में टच हो रहा है, जो टॉपिक 10th और 12th में टच हो रहा है, हम उसको टच करेंगे, ठीक है। तो आप ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से बने रहिए, अच्छा लेवल तक आप पहुंच जाइएगा, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका केमिस्ट्री का। हमारा क्या है? क्लास 9th एंड 11th। क्लास 9th में भी पढ़ना है स्टेट ऑफ मैटर, क्लास 11th में भी पढ़ना है स्टेट ऑफ मैटर। मैंने दोनों के तरफ से क्वेश्चन को ले आया हूं, ठीक है ना। चलिए आज लगभग 23 क्वेश्चन हम करेंगे, और जो हम नेक्स्ट टॉपिक में एटलीस्ट हम एक दिन में जो है एक वीडियो में 50 क्वेश्चन कम से कम आपके पास जाएगा। हम चैप्टर का शेड्यूल आपको अपलोड कर देंगे, यूट्यूब पे देख लीजिएगा। चलिए कह रहा द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 300 केल्विन इन अ क्लोज्ड कंटेनर इज 0.4 ATM। देखिए ATM लगा हुआ, ATM इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। ATM किसका यूनिट है? प्रेशर का यूनिट है। प्रेशर का यूनिट आप सिर्फ पास्कल ही नहीं कहेंगे, पास्कल ही जो होता है प्रेशर का यूनिट नहीं होता। पास्कल के साथ साथ ATM भी है, ATM के साथ साथ बार भी है, ठीक है ना, घबराना नहीं है। ATM लगा हुआ है, दिस द यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। इफ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल इट्स वेपर एट 300 केल्विन विल बी। सबसे पहले बात ये याद रखिएगा कि वेपर जो होता है, वेपर कैन नॉट डिपेंड, एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, कैन नॉट डिपेंड कंटेनर, याद रखिएगा। यानी वेपर जो होता है कंटेनर पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। अब कंटेनर डबल कर दीजिए, ट्रिपल कर दीजिए, उसमें जो प्रेशर होगा वही रहेगा, क्योंकि वेपर का कंटेनर से कोई लेना देना नहीं है। तो अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो आंसर आ गया होगा। आंसर क्या होगा? जितना था उतना ही रहेगा, क्योंकि वेपर कंटेनर पे निर्भर नहीं करता है। तो ATM कितना हो जाएगा? आंसर यही होगा, 0.4 आंसर हो जाएगा। आए बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द लिक्विड विथ हायर वेपर प्रेशर इन द फ्लोइंग पेयर्स। पेयर्स दिया हुआ है जिसमें हायर वेपर प्रेशर क्या होगा। देखिए वेपर प्रेशर जो मैं लिखूंगा ना, इसको आप नोट करिएगा, ठीक है ना, सुनिएगा भी, जो इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट भी कर लीजिएगा। डायरेक्ट कंसेप्ट, अगर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा तो इसी पे आंसर आएगा। वेपर जो होता है हमारा, वेपर प्रेशर इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FA लिख दिया। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, मतलब मोलेकुल्स के बीच में, ठीक है। इंटर और इंट्रा, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, और इंट्रा का मतलब होता है के अंदर, ठीक है ना। तो जैसी इंटर लगेगा मतलब दो चीज है, दो चीजों के बीच में। तो वाटर में जो होता है, वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है विथ रेस्पेक्ट टू अल्कोहल,
अल्कोहल के बाद होता है यानी जो है पेट्रोल का होता है, तो ऑर्डर जो हमारे पास आएगा वाटर का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद पेट्रोल का होता है, उसके बाद अल्कोहल का होता है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर का ज़्यादा, उसके बाद पेट्रोल का, उसके बाद अल्कोहल का। यानी जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो वेपर प्रेशर कम किसका होगा, सबसे कम होगा अल्कोहल का, उसके बाद पेट्रोल का, उसके बाद वाटर का। आई बात समझ में। ये जो मैं कंसेप्ट जो लिखता हूँ इसको लिखिएगा जरूर, ठीक है ना। यानी मैग्नीट्यूड का मतलब ये हुआ उसके बीच का वैल्यू, यानी फोर्स जो लगेगा उसका वैल्यू कितना आएगा। आई बात समझ में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रेट ऑफ डिफ्यूजन मेथेन इज ट्वाइस दैट इज एक्स द मोलिकुलर मास ऑफ एक्स। देखिए ये आपका क्लास 11th का है। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम लोग आर से डिपेंड करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। ये जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर ऑफ मास, मोलिकुलर मास का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आई बात समझ, ये फॉर्मूला आपका आ गया। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ मास का, यानी मास और गैस पार्टिकल जो भी दिया रहेगा उसका मास है। आई बात समझ में। अब यहाँ क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मेथेन इज ट्वाइस दैट एक्स, यानी जो है ना एक्स कोई है उसका रेट है, उसका जो डबल है क्या है, किसका है, मेथेन का है। तो मेथेन का रेट को हम लोग ये करते डिनोट करते RCH4, RCH4 मेथेन का है। ये ट्वाइस है, डबल है, ट्वाइस मतलब डबल, दोगुनी है किससे, रेट ऑफ एक्स से। रेट ऑफ एक्स से यहां से निकल गया आपका। चलिए तो अब आप जानते हैं कि रेट जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, R1/R2 इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, यहाँ R1 है तो ये M2 हो जाएगा, R2 है तो यहाँ M1 हो जाएगा। आई बात समझ में। चूंकि रेट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्यतक्रमानुपाती होता है किसका, स्क्वायर रूट ऑफ मास का, स्क्वायर रूट ऑफ मास का। आई बात समझ में। चलिए ठीक है, तो यहाँ पुट कर लीजिए। R1 आप मान ले किसको मान रहे, मेथेन को मान रहे, R2 किसको मान रहे, एक्स वाले को। तो यहाँ पुट कर दीजिए। क्या पुट करिएगा, मेथेन कितना है, मेथेन का है 2RX और इसका कितना RX हो गया, RX। चलिए मास हमारा एक है, M2 जो है, M2 किसको माने, एक्स वाले को। तो रूट अंडर लिखिए मास ऑफ एक्स, M1 किसका है, M1 है मास ऑफ मेथेन CH4। आई बात समझ में। चलिए ये RX ये RX क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा 2। तो यहां से लिख रहे हैं, यहां से यहां लेकर के आ रहा है 2 बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर M हमारा MX निकालना, मोलिकुलर मास ऑफ X निकालना है, MX अपॉन कितना, MCH4। मास ऑफ CH4 कितना होता है, कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन का 4, तक कितना हो जाएगा 12 4 16, कितना हो गया 16। तो आप लिखेंगे कहाँ लिखिएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक आप क्या करिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं चूंकि ये PPT फॉर्मेट में नहीं है, जैसे ही मैं कैंसिल करूंगा ये पूरे मिट जाएगा। तो यहाँ तक कर लिए। चलिए आई होप कि कर लिए होंगे आप। चलिए 2 तक था आपका, 2 बराबर रूट अंडर क्या था MX, नो डाउट यहाँ कितना 16। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करें, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। रूट हटाने के लिए क्या करिएगा, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है। ये टोपी हट जाएगा, रूट हट जाएगा स्क्वायर में से, तो ये हो जाएगा MX बराबर कितना बटे 16। तो MX बराबर क्या, मास ऑफ X कितना निकलेगा, इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू कितना 16, तो मिलकर के कितना हो जाएगा 64। यानी मास ऑफ X कितना निकलेगा, मास ऑफ X निकलेगा 64। आई बात समझ में। फॉर्मूला याद रखिएगा, R1/R2 इज इक्वल टू रूट अंडर M2/M1। ये रेट ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला है क्लास 11th में स्टेट ऑफ मैटर्स का, ठीक है। चलिए मैं ला दिया हूं इसलिए ताकि दिक्कत नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा 64 आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई क्लियर नहीं, कोई दिक्कत, उम्मीद है कि नहीं दिक्कत हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ मैटर। देखिए हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज नहीं करिएगा, मैं बिल्कुल समझाऊंगा हिंदी में ही। वजह क्या है, देखिए हमारे पास अभी टाइपिस्ट नहीं है और क्वेश्चन हिंदी में थोड़ा टाइप होने में दिक्कत आ रही है, तो फिर भी कुछ कुछ यानी डिले होने की वजह से जहां तक हो पा रहा मैं वहीं तक कर पा रहा हूं, ठीक है ना। मेरा पूरी फोकस रहेगी आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को कराना, ठीक है। इंग्लिश हो कि हिंदी हो, मैं आपको हिंदी में भी बताते चलता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आई बात समझ में, ये कंफ्यूज नहीं होना कि लैंग्वेज हिंदी है या इंग्लिश है।
आपके जो क्वेश्चंस होंगे बोथ लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। बस जहां मीनिंग नहीं समझ में आएगा वहां हिंदी देख लीजिएगा, और टर्म तो यहाँ जो मैं बता रहा फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, चलिए। द स्टेट ऑफ मैटर दैट शोज द यूनिफॉर्मली ऑफ बिहेवियर। देखिए, यूनिफॉर्मली का मतलब होता है कि एक जैसा आचरण, एक जैसा व्यवहार जो उत्पन्न करता है वो कौन करता है? गैस ही होता है। देखिए, गैस का ना ही तो फिक्स शेप होता है, न ही उसका फिक्स आकार होता है, नहीं आयतन होता है। आए बात समझ में? यानी गैस के बारे में अगर प्रॉपर्टीज पूछा जाए तो गैस के पास न ही कोई अपना फिक्स आकार होता है, न ही फिक्स आयतन होता है। आए बात समझ में? हाँ, लेकिन उसका वजन किया जाता है। जिस तरह से आपके पास गैस सिलेंडर होगा तो आप तो कह रहे हैं कि ना उसका आकार होता है ना ही आयतन होता है, लेकिन गैस आपको क्या करके देता है? मेजर करके देता है। तो उसका गैस के जो गैस सिलेंडर है उसका वेगिंग कर लिया जाता है, उसके बाद उसमें गैस फिल किया जाता है। जो एक्स्ट्रा वजन जो आ रहा है वही गैस का वजन है। मतलब गैस को वजन किया जा सकता है, भले उसका शेप और आयतन ना हो, लेकिन वजन किया जा सकता है कंटेनर में फिल कर करके। आई बात समझ में? हो सकता है कि कोई क्वेश्चन इस तरह से भी घुमा दे कि गैस को वजन भी नहीं किया जा सकता, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए गैस डेविएट्स फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट हाई प्रेशर बिकॉज इट्स मोलिकुल्स। देखिए, इसके मोलिकुल्स जो होते हैं अट्रैक्ट वन अनदर करते हैं, यानी एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। आई बात समझ में? फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, जैसे आप गैस स्मेल होता ही है, जैसे परफ्यूम वगैरह लगा लीजिए, तो परफ्यूम क्या है? एक गैस ही है, लेकिन एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। बस इस तरह से सोच लीजिए, गैस क्या करता है? अट्रैक्ट वन अनदर करता है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर डिपेंड्स ऑन। देखिए, ये आपका 11 से आया है। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस इक्वेशन समीकरण कौन था बाबू? तो ये आपका है पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये ऑल गैस के लिए अप्लीकेबल है। किसके लिए? जितने भी गैसेज है सभी के लिए अप्लीकेबल है आइडियल गैस। इसका फॉर्मूला, तो ये क्या होता है? ये फॉर्मूला आइडियल गैस इक्वेशन आपसे ये भी पूछा जा सकता है। फॉर्मूला क्या होता है? तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, जहां पी क्या है? पी प्रेशर है, भी क्या है? भी वॉल्यूम है, आयतन है, पी प्रेशर है, दाब है। ठीक है, एन क्या है? एन है मोल, एन है मोल। आर क्या है? गैस कांस्टेंट है, आर क्या है? गैस कांस्टेंट है। टी क्या है? टेम्परेचर है, टी क्या है? टेम्परेचर है। चलिए, अगर एसटीपी की बात करेगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो पी का वैल्यू होता है 1 एटीएम, यानी एटीपी पे पी का वैल्यू कितना? 1 एटीएम। वॉल्यूम लिया जाता है 22.4 लीटर एसटीपी पे। ठीक है, चलिए मोल तो निकालना है, कुछ नहीं हमारा है, तो यानी इसको हम लोग आइडियल बिहेवियर में 1 मानेंगे। गैस कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है, गैस कांस्टेंट का 3 वैल्यू होता है हमारा। टेम्परेचर की बात करिए तो नॉर्मल टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारा होता है कितना? 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 300 कैल्विन। कितना? 300 कैल्विन। टेम्परेचर कितना होगा एसटीपी पे? 300 कैल्विन होगा। कितना होगा? 300 कैल्विन होगा। अब यहां बात करती, देखिए ये इसी को रोकिएगा, अगर इसको रोकिए, यहां से फॉर्मूला बनाइए। आपका फॉर्मूला है पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, चलिए आर रोकिएगा, आर रोकिएगा तो देखिए आर के साथ मल्टीप्लाई है टाइम का, सॉरी टेम्परेचर का और मोल का, तो ये हो जाएगा नीचे एन इंटू टी, ऊपर क्या हो जाएगा? पीवी। आई बात समझ में? ऊपर क्या हो जाएगा? पीवी। तो अब बताइए, अगर मान ले कि ये वॉल्यूम अगर बढ़ा दीजिएगा तो ये भी डिपेंड किया, प्रेशर को बढ़ाइए यानी इस पे भी डिपेंड किया, इस पे भी डिपेंड किया, और क्या किया? इस पे भी डिपेंड किया। तो यहां क्या कह रहा? द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा बताइए? यहां से देख करके वॉल्यूम ऑफ गैस पे करेगा या नहीं करेगा? वॉल्यूम ऑफ गैस पे करेगा, टेम्परेचर पे करेगा, और किस पे करेगा? नंबर ऑफ मोल्स पे करेगा। अगर यानी ऑल ऑफ दीज होता तो आंसर क्या हो जाता? ऑल ऑफ दीज हो जाता, ऑल ऑफ दीज हो जाता। आई बात समझ में? ऑल ऑफ दीज हो जाता। कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? यानी हमारा क्या? टेम्परेचर ऑफ गैस भी है, वॉल्यूम ऑफ गैस भी है, नंबर ऑफ मोल्स भी है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर भी है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर भी है। तो देखिए ये हमारा एक तो कांस्टेंट टर्म हो गया, ये हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म हो गया।
जनरली अगर देखा जाए तो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ गैस मार दीजिए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ 2.8 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड इतना पे। आपसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला जानिए, CO। इसका मोलर मास कितना? कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, जोड़ के कितना हो जाएगा? 28 ग्राम। कितना हो जाएगा? 28 ग्राम। देखिए ये ATM है। क्या है? ATM मतलब क्या दे दिया आपका? प्रेशर दे दिया। 27 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर है, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए। कितना हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करिएगा तो उसमें हम लोग 273 अपने तरफ से ऐड करते हैं। दिया हुआ 27 डिग्री, उसमें 273 ऐड करिए केल्विन में लाने के लिए, तो कितना हो जाएगा? 300 केल्विन हो जाएगा। कितना केल्विन हो जाएगा? 300 केल्विन होगा। आई बात समझ में? चलिए अब हम लोग का हमको वॉल्यूम निकालना आते। हमारे पास जो भी गैस होगा, कुछ अगर नहीं दिया है तो आपके पास अधिकार है कौन सा इक्वेशन लगाने का? आइडियल गैस इक्वेशन लगाने का। किसका लगाने का? आइडियल गैस इक्वेशन। PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT। चलिए मोल, ये है हमारा मोल। ये क्या है? मोल। तो मोल निकालते क्या है? तो मोल का फॉर्मूला लिख लीजिए। मोल बराबर होता है गिवन मास, दिया गया मास। किसी भी सब्सटेंस का मास दिया जाएगा। जैसे देखिए 2.8 इसको कहते हैं दिया हुआ मास। किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO। तो ये अपना मॉलिक्यूल से बना हुआ, इसका तो अपना मास होगा ना। ये तो दिया हुआ है, यानी लैब में आपको कितना लेना है? इतना ही लेना है। लेकिन जो चीज़ सपोज करिए अगर कि आपको अगर 10 किलो का वजन दिया गया, ठीक, अब वेगिंग मशीन पे चढ़िएगा आप, तो सिर्फ आपका क्या 10 किलो वही वजन बताएगा? नहीं, आपका जो अपना मास है वो तो रहेगा ही रहेगा, और एडिशनल क्या हो जाएगा? 10। यानी आप ले करके कितना मास आए? तो 10 kg। आपका अपना मास कितना? तो आपका जो वजन आएगा वो अलग आएगा। आई बात समझ में? तो ये दिखता हुआ नजर आए, लिखा हुआ नजर आए, उसको कहते हैं गिवन मास, मतलब दिया गया मास। तो मोल फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलेकुलर मास। जिसकी बात करेगा उसका मोलेकुलर मास। कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो बना हुआ इसका मोलेकुलर मास, तो वही मोल निकलता है। अगर मान ले कि ये गिवन मास नहीं दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ क्या? नंबर के टर्म में दिया हुआ, जिसे इस तरह से दिया हुआ 6 × 10 के पावर 23, तो इसको कहते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या कहते हैं? जरूरी नहीं है कि मोल निकालने के लिए आपको मास दिया ही रहेगा, नहीं, पार्टिकल्स भी दिया जाता है। नंबर में दिखे तो इसको कहते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या कहते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये आपको निकालना, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया रहा है तो इसका भी फॉर्मूला था मोल का। मोल को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। तो ये क्या होता है? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल। जो भी दिखेगा उसको हम लोग गिवन मानेंगे। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर। यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स को किससे डिवाइड कर दीजिएगा? एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दीजिएगा तो मोल दे देगा। आई बात समझ में? तीसरा हो सकता है कि ना मास दिया रहा है ना नंबर ऑफ पार्टिकल दिया रहा है, वॉल्यूम दे दे। क्या दे दे? वॉल्यूम दे देता। जो दे उसी में रिलेशन लेकर के आएंगे। अगर वॉल्यूम गिवन होगा तो मोल बराबर है गिवन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एट STP या NTP, STP या NTP, STP या NTP। आई बात समझ? STP या NTP। STP पे वॉल्यूम होता है, अगर STP कहीं लिखा हो तो आंख बंद करके 22.4 लीटर ले लेना। NTP पे लिखा रहता 22.8 करके लिखा आप ले लेना 8 लीटर। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। ऑलमोस्ट दोनों जगह वैल्यू सेम में मान लिया जाता है, ठीक है ना। तो जो वॉल्यूम दिया जाए उसको इस वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिएगा तो मोल निकल जाएगा। अगर पार्टिकल दिया जाए तो उस पार्टिकल का एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दिए। अब एवोगाड्रोस नंबर होता कितना है? तो एवोगाड्रोस नंबर होता है 6 × 10 के पावर 23। बहुत लोगों को डिसिमल में याद होगा 6.02 × 10 के पावर 23। तो आप नहीं, आप बिल्कुल सही हैं, आप गलत नहीं हैं, लेकिन मैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैंने इसको लिखा है। और ये 6.02 लिख देने से कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, लेकिन इसमें क्या होगा, बहुत मतलब समझ में आया कि बहुत वास्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। मैं उस कैलकुलेशन को आसान भी करना। तो आगे बात समझ में आता। तो यहाँ तक जब समझ में आ गया तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं जो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालने के लिए हमको क्या फॉर्मूला लगाएंगे? कौन सा? PV = NRT। ठीक है, ये हमारा निकालना है। P दिया हुआ तो V रोक लो। V = क्या हो जाएगा? NRT/P। पुट करिए। R हमारा गैस कांस्टेंट। R क्या है?
गैस कांस्टेंट, इसका 3 वॉल्यूम होता है, 3 वैल्यू होता है। कितना होता है? गैस कांस्टेंट का 3 वैल्यू आता है। कौन कौन? देख लीजिए। अगर प्रेशर हमारा दिया हुआ एटीएम में और वॉल्यूम है हमारा लीटर में, वॉल्यूम तो निकालना लीटर में, तो गैस का लीटर एटीएम में वैल्यू जो आता है हमारा लीटर एटीएम में, यानी एटीएम लगेगा ही लगेगा, तो 0.0821, ठीक है, ये यूनिट है लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। आई बात समझ में? आर का वैल्यू एक और आता है 8.321, ये जूल में होता है, ठीक है। किस में होता है? जूल में। अगर एनर्जी के टर्म में पूछे तो डायरेक्ट इस वैल्यू को जाएगा, प्रेशर के टर्म में पूछे तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट करना है। और एक होता है 2 कैलोरी। क्या होता है? 2 कैलोरी। अगर हमारा क्वेश्चन कैलोरी में पूछ रहा है तो आर का वैल्यू कितना ले लेना है? 2 लेना है, ये याद रखिएगा। आर गैस कांस्टेंट है, इसका 3 वैल्यू आता है, 0.0821 लीटर एटीएम पर, लीटर एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक पर मोल पर केल्विन, राइट। दूसरा वैल्यू आता है 8.321 जूल पर मोल पर केल्विन। आई बात समझ में? तीसरा वैल्यू आता है 2 कैलोरी। अगर हमारा आंसर पूछे किसमें? कैलोरी में, तो कुछ नहीं, आर का वैल्यू कितना पुट कर देना है? 2 पुट कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब निकाल लीजिए यहाँ पे। तो हमारा फॉर्मूला भी पूछ रहा, हमारा भी पूछ रहा, मोल निकालना। गिवन मास, गिवन मास कितना? 2.8 ग्राम। किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड, तो सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड है सीओ, इसका होता है 28, नीचे लिखिएगा 28 ग्राम। आई बात समझ? इनटू आपका प्रेशर किसमें? एटीएम में गैस का वैल्यू कितना लीजिएगा? 0.0821। आई बात समझ में? 0.0821 आया, ठीक है, इंटू टी। टेम्परेचर को जब भी लेना है केल्विन में लेना है, टेम्परेचर को जब भी लेना है केल्विन में लेना है। इसमें आपको क्या दिया हो? सेल्सियस में, सेल्सियस से केल्विन बनाना। जितना सेल्सियस दिया हुआ है उसमें 273 ऐड कर दीजिए। 273 ऐड करिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 300 केल्विन। कितना होगा? 300 केल्विन इंटू कितना? 300 इंटू 300। आई बात समझ में? चलिए पी हमारा आ गया, कितना पी दिया हुआ है? कितना दिया हुआ? 0.0821। कितना दिया? 0.082। यहाँ ये आपका वैल्यू आता है, यहीं तक आता है, 82 तक आता है, ठीक है। आई बात समझ में? 0.082। चलिए ठीक, अब देखिए काटिए यहां से। हमको लगता है ये कटेगा आपका, काटिए। अगर बराबर कर देना तो काट दीजिए। चलिए कट गया आपका। ये कटेगा कितना बार में? 10 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? 10 बार में कटेगा। ये 10 से 1 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? बोलिए। चलिए तो कितना हो जाएगा आपका? 0.3 लीटर आंसर आ रहा। कितना आ रहा? 3 लीटर आंसर आ रहा। आई बात समझ में? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हम लोग यानी जब भी निकालने के लिए कहेगा तो यानी कट गया तो हमारा कितना आ गया? 3 लीटर करके आंसर आ गया। 3 लीटर आया आंसर, तो 3 लीटर आपका ऑप्शन में दिया हुआ। आई बात समझ में कि नहीं आया? चलिए तो यानी आपको जब भी पूछेगा तो कौन सा हमारा अगर गैस का टर्म में है, ठीक है, तो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन का हम फॉर्मूला लगाएंगे। आई बात समझ में? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, पी वी इक्वल टू एनआरटी, आंसर आएगा। आर का मैंने वैल्यू बता दिया है कितना होता है, ठीक है। आर का 3 वैल्यू होता है। इसी को 0.0821 को कैलकुलेशन आसान करने के लिए 1/12 लिखेंगे हम, ठीक है, 1/12 लिखेंगे। ये लीटर एटीएम में, लीटर एटीएम में यहां तक दिया हुआ था डेटा, इस तरह से आपने क्या कर दिया? पुट कर दिया है। आए बात समझ में? ठीक है। चलिए उसके बाद आपका अगर मान ले 8.31 दिया हुआ है जूल में, तो इसको हम लोग कैलकुलेशन आसान करने के लिए लिखेंगे 25/3। क्या लिखेंगे? 25/3 लिखेंगे। इसको 1/12 लिखेंगे, कहीं नोट कर लीजिए। आए बात समझ में? चलिए 0.0821 हो गया इसका। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। देखिए जब टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा तो उसकी सतह क्या होगा? लैप्स करेगा, नीचे की ओर आएगा, तो उसकी क्या करेंगे? सरफेस टेंशन जो होगा वो डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज, सरफेस टेंशन डिक्रीज, ये ऑर्डर याद रखिएगा। मतलब सरफेस टेंशन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। मतलब सरफेस टेंशन जो होता है, सरफेस टेंशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन घटेगा। ये तरीका याद रखिएगा। ये इस तरह से क्या लिखिएगा तो आसान रहेगा। टेम्परेचर बढ़ा, सरफेस टेंशन घटा, तो घटने को कहते हैं डिक्रीज, बढ़ने को कहते हैं इंक्रीज। ये ऑर्डर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब बढ़ रहा है, तो ये इंक्रीज है, और ये एरो नीचे जा रहा है तो इसका मतलब डिक्रीज है। आई बात समझ में? तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 का हो जाएगा डी आंसर। आई बात समझ में? चलिए
आइडियल गैस इक्वेशन, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग फॉर अ गैसेस। देखिए क्या है स्टेटमेंट, गैसेस डू नॉट हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। बात तो सही है, ये गलत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। हाँ, जिस कंटेनर में हम डालते हैं तो वही कंटेनर का जो वॉल्यूम होता है वही गैस का वॉल्यूम होता है। एक्चुअल में गैस का अपना वॉल्यूम कुछ होता नहीं है, जो कंटेनर का वॉल्यूम वही गैस का वॉल्यूम। बात ये भी सही है, ये दोनों तो सही अभी तक निकल रहा है। तीसरा क्या करा, कन्फाइंड गैस एग्जर्ट यूनिफॉर्म प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर ऑल डायरेक्शन। हाँ बिल्कुल, जैसे इसमें गैस फिल करेंगे तो जितना प्रेशर इस वाल पे लगेगा उतना ही प्रेशर इस वाल पे लगेगा, इक्वली लगेगा, तो ये भी बात सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा, तो अब इसका मतलब 3 सही हो गया, तो चौथा ऑटोमेटिक गलत होना चाहिए, लेकिन पढ़ लेते फिर भी। मास ऑफ द गैस कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द वेगिंग द कंटेनर। देखिए यहाँ तो क्या जो गैस का मास है क्या हम लोग वेगिंग नहीं कर पाते हैं? अगर नहीं कर पाते, जो गैस हम लोग भरवाते हैं, फिल करवाते हैं सिलेंडर में, तो फिर ये विडम्बना गलत हो जाएगा। उसको कहिए भैया तो आप भरे ही नहीं गैस, तो पैसा किस चीज़ का? तो वहाँ क्या होगा, वहाँ हो जाएगा बवाल। क्या होगा, बवाल होगा। कहिएगा, वो दुकानदार कहेगा कि भाई आप पढ़े लिखे हो, आप अपने घर रहो, हमारा इतना पैसा हो रहा है, ये पैसा दे दो। इसका मतलब ये हुआ कि कंटेनर में गैस को फिल करके वजन किया जा सकता है, किया जाता है। ठीक है, तो ये ही हमारा इनकरेक्ट हो गया, बाकी सब करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द डेंसिटी ऑफ नियोन विल बी हाईएस्ट एट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है क्वेश्चन नजर आए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये जो होता है नियोन का हाईएस्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे 2 atm होता है हाईएस्ट प्रेशर 0 डिग्री। अगर आपसे पूछ दे कि लिक्विड एक वाटर भी है, लिक्विड मरकरी भी है, दोनों में हाई डेंसिटी किसका, तो दोनों में मरकरी की हाई डेंसिटी होता है। हाई डेंसिटी किसकी, मरकरी की। सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, हाई डेंसिटी मरकरी की है। कितना होता है 13.6 ग्राम पर ml। आए बात समझ में? तो फिर वाटर का कितना होता है, तो वाटर का डेंसिटी जो होता है, वाटर का डेंसिटी जो होता है 1 ग्राम पर ml होता है। लेकिन यहीं पे नोट करके लिख लीजिएगा, मैक्सिमम वाटर का जो डेंसिटी होता है एट 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। कितना पे होता है, मैक्सिमम वाटर का डेंसिटी जो होता है, मैक्सिमम वाटर का डेंसिटी जो होता है, मैक्सिमम वाटर का जो डेंसिटी होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। किस पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। आई बात समझ में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस एंड 2 atm। देखिए, द वंडर वाल्स इक्वेशन रिड्यूसेज इटसेल्फ टू द आइडियल गैस इक्वेशन एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे वंडर वाल इक्वेशन जानते हैं। वंडर वाल इक्वेशन जो होता है, वंडर वाल इक्वेशन जो होता है आपका P माइनस AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर, उसके बाद होता V माइनस NB। आए बात समझ में? ठीक है, इसको अगर ये कंप्रेसिबिलिटी जेड कहते हैं हम लोग, तो ये इक्वेशन जनरली हार्ड है, ये पूछेगा नहीं फार्मूला। उसमें जो फैक्टर है वो मेनली हमको याद रखने की ज़रूरत है। फैक्टर क्या है, फैक्टर ये है कि जो वंडरवाल है उसमें लो टेम्परेचर जो होता है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे होता है। लो टेम्परेचर एंड कहाँ गया, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ये आंसर मिस्टेक हुआ आपका, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे है। किस पे है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। प्रेशर ज़्यादा टेम्परेचर कम, इसका मतलब ये डिपेंड करता है किस पे। आप एक साइंटिस्ट है बॉयल्स लॉ, कौन सा साइंटिस्ट है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कहता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा। एक रिलेशन इससे निकल के आ गया P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये किसका रोल है, तो ये है बॉयल्स लॉ का। किसका है, बॉयल्स लॉ का है। आई बात समझ में? यहीं पे एक क्लियर और कर दूं, यहीं पे एक और साइंटिस्ट आता है चार्ल्स लॉ। क्या आता है, चार्ल्स लॉ। ये कहता है V जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का होगा। तो यहाँ से एक रिलेशन आता है V1 T2 इक्वल टू V2 T1। ये नोट कर लीजिए, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ये सब क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअली है, फार्मूला बेस्ड है क्वेश्चन। नोमरिकल उतना नहीं पूछेंगे, लेकिन कंसेप्ट बेस्ड एग्जाम में आ सकता है। बात समझ में? चलिए
फॉर एन आइडियल गैस नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर इन टर्म ऑफ इट्स प्रेशर, गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इज। देखिए आपका हमने बताया आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। क्या कह रहा बाबू, कह रहा नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, लीटर का मतलब वॉल्यूम, लीटर का मतलब वॉल्यूम। तो यहां से एन रोकिए, एन रोकिएगा तो क्या आ जाएगा, पी वी बाई क्या आर टी, पी वी बाई सॉरी पी वी बाई क्या आर टी हो जाएगा, हाँ पी वी बाई आर टी हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करा, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, यानी इस वॉल्यूम को क्या करिए यहां रोक लीजिए, यहां रोकिएगा तो क्या हो जाएगा एन बाई भी, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, वॉल्यूम को किस में मेजर करते हैं, लीटर में, ये क्या हो जाएगा पी बाई आर टी। देखिए ऑप्शन है क्या, पी बाई आर टी द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात कि नहीं आई, कैसे आया। आइडियल गैस इक्वेशन आप जानते हो पी वी इक्वल टू एन आर टी, इसको रोकिएगा तो इसको पहले रोकिए, ये हम इसके साथ ये इंटू है तो जो इसके साथ इंटू ये नीचे में आ जाएगा आर टी, पीवी कहाँ रहेगा ऊपर, कर मोल्स पर लीटर, तो लीटर को मेजर किसको करते हैं हम लोग, वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम कहाँ जाना चाहिए, यहाँ नीचे आना चाहिए। तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाइल है तो ये जब वी को यहाँ भेजे तब सिर्फ बचेगा क्या पी, पी बाई क्या आर टी, तो वही ऑप्शन है पी बाई आर टी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हम लोग, स्टीम डिस्टिलेशन इज बेस्ड ऑन, स्टीम डिस्टिलेशन जो है ये बेस्ड ऑन है, देखिए तो ये हमारा अगर प्रेशर बढ़ेगा तो रेट ऑफ बॉइलिंग क्या होगा बढ़ेगा, तो ये हमारा बॉयल से किससे रिलेटेड है, प्रेशर और वॉल्यूम, तो हमारा क्या आएगा टेम्परेचर के रिलेशन, हमारा प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम हमारा घटेगा, तो ये नहीं होगा। बॉयल्स लॉ हमारा क्या किसका रिलेशन देता है, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। चार्ल्स लॉ क्या देता है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसमें क्या आएगा उबाल की तरफ आएगा। तो ये डिस्टिलेशन जो होता है, डिस्टिलेशन किसको कहते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन मतलब भाप ही को कहते हैं। तो भाप इंक्रीज करेगा, क्या करेगा भाप इंक्रीज करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा चार्ल्स लॉ हो जाएगा। चलिए अब देखिए बॉयल्स लॉ तो बता दिया आपको, चार्ल्स लॉ भी बता दिया, ये जान लीजिए आप डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है। देखिए पार्शियल डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल, डाल्टन साहब ने क्या कहा कि अगर हम टोटल प्रेशर जितना अप्लाई कर रहे हैं कंटेनर में, मान लेते टोटल प्रेशर हमारा P है कैपिटल T, इस कंटेनर में मैंने प्रेशर को अप्लाई किया, बहुत सारे गैसेज है इसमें, तो अब देखिए जो भी मान लें कि गैस X है, गैस Y है, गैस Z है, तो ये जो टोटल प्रेशर होगा वो प्रेशर X का प्लस प्रेशर Y का प्लस प्रेशर Z का, तीनों का सम होगा। आई बात समझ में, यानी वो तीनों जो प्रेशर लगाएगा डेवलप करेगा वो टोटल प्रेशर के बराबर होगा, दैट इज कॉल्ड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आई बात समझ में, यानी पी टोटल क्या हो जाएगा पी एक्स, क्या इसको क्या बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स, पी वाई इसको क्या बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई, पी जेड इसको क्या बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ जेड। आई बात समझ में, यही है डाल्टन्स लॉ। तो आप कह सकते हैं पी टोटल जो होता है समेशन ऑफ पी आई, मतलब इसको हम लोग डाल रहे पार्शियल प्रेशर, क्या बोलते हैं जितना प्रेशर होगा उसका सम ऑफ हो जाता है, वही कहलाता है टोटल प्रेशर। क्या कहलाता है टोटल प्रेशर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, ए गैस डिफ्यूज 1/5 टाइम्स एज फास्ट एज हाइड्रोजन इट्स मोलर मास इज। अब बता दीजिए कोई गैस है, उसको हम लोग मान लेते कोई गैस है, ये भी कोई किसका है क्वेश्चन, रेट ऑफ डिफ्यूजन का है, किसका है रेट ऑफ डिफ्यूजन का 11th के पोर्शन का है, ठीक है। चलिए मैंने 9th और 11th दोनों को एक साथ कवर कर रहा हूं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन देखिए हमारा क्या कह रहा, कोई एक्स है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है 1/5 है, 1/5 किसका हाइड्रोजन का, H2 का, कोई डाउट नहीं। चलिए तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, यानी R ही है RH2, तो क्या लिखेंगे RH2 बाई RX, ठीक है RH2 बाई RX, नो डाउट। चलिए ये क्या लिखें, जब मास H2 का लिखे हैं तो इसका क्या होगा अंदर मास ऑफ X, H2 का मास कहाँ आएगा नीचे, मास ऑफ H2, जो ऊपर रहेगा उसका मास नीचे रहेगा। आए बात समझ में, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्यतक्रमानुपाती होता है स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ मास के, किसके रूट ऑफ मास के। आई बात समझ में। चलिए तो RH2 तो क्या हमारा लिखिए RH2 जो हमारा, इसको लिख सकते हैं आप RX के बराबर, RX कितना है
R(H2) रहने दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं, R(H2) कट ही जाएगा। रेट ऑफ H2, RX की जगह कितना लिखेंगे आप, 1/5, शायद नहीं दिख रहा, वहां दिख रहा, 1/5 रेट ऑफ H2। आई बात समझ में? चलिए, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो R(H2) हमको लगता है कट जाएगा, तो ये है 1/5 इक्वल टू कितना, मास ऑफ X बाई मास ऑफ H2। कोई दिक्कत? तो ये 5 को कहाँ भेज दीजिए, ऊपर, 5 को ऊपर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा 5, नीचे है 1। ये हमारा आपका क्या है, मास ऑफ X बाई मास ऑफ H2। हमारा इस टोपी को हटाना है, क्या करना है, टोपी को हटाना है। तो क्या है, एक ही तरीका, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25, ये क्या हो जाएगा mx बाई कितना mh2। तो यानी m जो है मास ऑफ हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, कितना हाइड्रोजन है 2, तो क्या हो जाएगा बताइए, 25 बराबर है mx अपॉन 2। तो mx को रोकिएगा, क्या हो जाएगा, mx बराबर है 25 इंटू 2 बराबर कितना, बराबर कितना 50, बराबर कितना आया 50। तो आंसर कितना होगा 50। आया बात समझ में कि नहीं आया, बोलिए। तो ये आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन से जो संभावित है कि क्वेश्चन आ सकता है। अगर ये नहीं आया तो एक फार्मूला फिटेड भी जरूर आ सकता है, लेकिन संभावित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, हाउ मेनी ऑफ द नो एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज गैसियस एट 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कितने एलिमेंट्स है, कितने तत्व है जो 25 डिग्री सेल्सियस के ताप पर गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, टोटल 11 है। कितना है, टोटल 11 है, 11 है टोटल, कितना है 11 है। कौन कौन है तो देख लीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन नहीं है। आयोडीन सॉलिड है, ब्रोमीन लिक्विड है एट 25 डिग्री सेल्सियस पे। आई बात समझ में। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने हो गए 11। यही है जो 25 डिग्री सेल्सियस पे किस फॉर्म में पाए जाते हैं, गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। आई बात समझ में या नहीं आई, तो इसको नोट कर लीजिए। टोटल कितने एलिमेंट है जो गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे, वो है हमारा 11 एलिमेंट्स है। चलिए, राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड विद इन अ ट्यूब ऑफ स्मॉल बोर इज कॉल्ड। देखिए, किसी केस नली में, मतलब एक ट्यूब है, उसमें पानी का ऊपर चढ़ना या पानी का नीचे गिरना, उस ट्यूब के सहारे, इसको कहते हैं कैपिलरी। क्या कहते हैं, कैपिलरी एक्शन। कैसे रुकी एक्शन। आई बात समझ में, ये याद रखिएगा। किसी यानी इसका एग्जाम्पल अगर व्यवहार में पूछे, जो पानी आप का गिरा हुआ रहता है उस पर कागज जब रखते हैं तो कागज का एक पार्ट भीगता है तो ये पूरे के यानी पूरे पार्ट को क्या कर देता है, गीला कर देता है। ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है कैपिलरी एक्शन का। किसका एग्जाम्पल है, या प्लांट्स है, प्लांट जो रूट से पानी जो लेता है, तो पानी तो हर जगह यानी वहां से क्या करता है, एब्जॉर्ब करके लाता है और ऊपर पत्ती की तरफ क्या करता है, रूट में, रूट से स्टेम की तरफ लेकर के जाता है। तो ये भी किसका एक्शन है, कैपिलरी एक्शन है। आई बात समझ में। तो आंसर क्या हो जाएगा 16 का बी नंबर आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 44 ग्राम ऑफ गैस एट एसटीपी ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 2.24 लीटर, द गैस कैन बी। अब देखिए आपको उलझा दिया है आपका, यानी वॉल्यूम कह रहा है कि इतना वॉल्यूम हो जा रहा है और हमारा मास इतना दे रखा है, तो वो कौन सा गैस होगा जो वॉल्यूम इतना कंटेन करेगा। आए बात समझ में। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, वॉल्यूम बराबर होता है मोल इंटू वॉल्यूम एट एसटीपी, एट एसटीपी। ठीक है, चलिए ये वॉल्यूम आपका दिया हुआ है, ये वॉल्यूम एट एसटीपी, एसटीपी कह रहा था इसका कितना होता है 22.4। ये वॉल्यूम आपका दिया हुआ था, लिख लीजिए यहाँ पे 2.24। आपको गैस पता करना है, तो गैस का यानी अगर हमारा मास अगर आ जाता जितना, उसको जोड़ के, जैसे देखो गैस हमको पता करना है, ये है O2, तो O2 का मास कितना होता है 32, एक ऑक्सीजन का 16 था, 2 ऑक्सीजन का कितना 32, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना 16, तो कितना हो जाएगा 12 और 16 28, कार्बन मोनो का 28 हो गया। NO2, ये NO2 है, NO2 का कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 32,
तो 14 32 कितना, 4 आ 2 6 और 3 1 4 46। CO2 का कितना होता है, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का 16, 16 दूना 2 का ऑक्सीजन है तो 32, ये हो जाएगा 32 40 44। अगर हमारा मास 32 आता है तो गैस O2 होगा, अगर हमारा मास 28 आता है तो गैस CO होगा, अगर हमारा मास कितना आता है 46 आता है तो NO2 गैस होगा, अगर हमारा मास 44 आता है तो CO2 हमारा। इसी मास तभी पता करेंगे, तो मास पता करने का क्या तरीका, ये एक फॉर्मूला याद रखिए वॉल्यूम के केस में, वॉल्यूम का केस में वॉल्यूम रहे या कुछ भी रहे, वॉल्यूम रहे या कुछ भी रहे, अगर यहीं पे आपका मोल दे दे, मोलेकुलर मास पूछ दे, क्या पूछे मोलेकुलर मास, तो यहां याद रखिएगा, सॉरी गिवन मास पूछ दे आपसे, क्या पूछे दिया गया मास कितना होगा और मोल पता हो और मोलेकुलर मास पता हो तो मोल इंटू मोलेकुलर मास कर दीजिएगा, मोल इंटू मोलेकुलर मास जो होता है, मोल इंटू मोलेकुलर मास ही आपका गिवन मास निकाल देगा। आए बात समझ में, चलिए निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे देखिए, इसको इरेज कर दे, इरेज कर फ्रेश में बना देते हैं, नोट कर लीजिएगा फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या रखिएगा, वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम बराबर मोल इंटू वॉल्यूम एट STP या NTP, STP या NTP। आई बात समझ में, चलिए दोनों में हमारा कितना वॉल्यूम ले लीजिएगा 22.4 लीटर, 22.4, अगर मिलीलीटर में ही कहिएगा तो 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है 1000, इसको 1000 से गुना कर दीजिए, 2.4 इंटू 1000 मिलीलीटर में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 22,400 क्या बोलिए मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ निकालिए, हमारा वॉल्यूम दे रखा है कितना, वॉल्यूम की जगह पुट कर दीजिए 2.24, मोल हमको नहीं दिया है लेकिन गिवन मास दिया, आप फॉर्मूला जानते हैं गिवन मास बाय मोलर मास, यही मोलर मास तो पता चल जाए, मोलर मास कहते हैं उसको है कि जो कंपाउंड दिया हुआ उसका अपना एक्चुअल मास। आई बात समझ में, जैसे वाटर की बात करेंगे तो वाटर का अपना मास कितना होता है 2 हाइड्रोजन और 16 ऑक्सीजन, तो कितना हो जाएगा 16 और 2 18, यानी वाटर का मोलेकुलर मास जो है कितना 18 है, उसका अपना मास है। अगर आपको 2 ग्राम वाटर कह दे मतलब आपको वाटर कितना लेना है 2 ग्राम लेना है, आई बात समझ में, लेकिन वाटर का अपना मास कितना है तो 18 ग्राम है, राइट। चलिए इनटू क्या वॉल्यूम एट STP तो कितना होता है 22.4, चलिए निकालिए यहाँ पे 2.24, गिवन मास हमारा कितना 4.4 ग्राम, मोलर मास को आप x माने हैं, मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं 22.4। अब क्या करिए, इसका कैलकुलेशन आसान करना होगा, तो कैलकुलेशन आसान करना हो तो क्या हो जाएगा, x को इधर ले आइए, रोक लीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा 4.4 ग्राम अपॉन 2.24 इंटू कितना 22.4। चलिए डिसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ 1 0, डिसिमल के बाद 2 का है तो यहाँ ई हटेगा तो ऊपर कितना आ जाएगा 2 को 0 आ जाएगा इंटू 2 को 0। चलिए अब ये बताइए कट जाएगा, ये कटा 10 से 100 कटा 1 0 कट गया, बचा कितना आपका 10 बचा, x बराबर कितना 4.4 इंटू कितना 10, तो x का वैल्यू कितना आ गया 44 ग्राम, कितना आया 44 ग्राम, और 44 ग्राम किसका मास था 44 ग्राम होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का 12 प्लस 16 दूना 32, कितना हो जाएगा 32 और 40 और कितना 32 और 4 44 ग्राम, तो ये आपका गैस जो निकला CO2 निकला, कौन गैस निकला CO2। तरीका समझ में आ गया आपको कि नहीं आया, आप गलती करेंगे एग्जाम में नहीं करेंगे, ये TGT 9th 10th के ही लिए नहीं 11th 12th वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है। ज्ञान घर से बने रहिए और यकीन मानिए आपका हर एक टॉपिक और हर एक चैप्टर को हम लेकर के आएंगे और बिल्कुल न्यूमेरिकल भी कराते हुए चलेंगे। आई बात समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस इज मैक्सिमम एट, देखिए हीलियम की बात करें या यहीं पे लिख देते हीलियम 0 डिग्री सेल्सियस पे 2 atm मैक्सिमम, CO2 की बात करें ये 127 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम होता है एंड 1 atm, एकदम नोट कर लीजिए कहीं, हीलियम 0 डिग्री पे 2 atm, कार्बन डाइऑक्साइड 127 डिग्री पे कितना 1 atm, आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ गैस इज लेस देन यूनिटी एट STP, देयरफॉर कंप्रेसिबिलिटी को Z से डिनोट करते हैं, Z बराबर होता है
पी वी बाई एन आर टी, पी वी बाई एन आर टी। यहाँ जो इसका जो वॉल्यूम भी का जो वॉल्यूम आता है, यानी वैल्यू जो आता है भी कंप्रेसिबिलिटी डायरेक्ट फॉर्मूला इसकी, ये जो होता है लेस देन होता है, क्या होता है, लेस देन होता है 22.4 लीटर से। क्योंकि इसको नॉमरिकल डेटा में क्यों जाएंगे आप, इतना हमें याद रखिए। यानी इसका जो वॉल्यूम निकलेगा कंप्रेसिबिलिटी में, वो हमारा एस के वॉल्यूम से क्या होगा, कम होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका। गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी इज एब्जॉर्ब्ड बाई, यानी ओबेड बाई। देखिए ओबे, ये आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब, आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, यानी वैसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या हो, सेम हो, तो उसके लिए भी ओबेड है। क्योंकि इसी के लिए बॉयल्स लॉ भी आया, चार्ल्स लॉ भी आया, एवोगाड्रोस लॉ भी आया। आई बात समझ में। एवोगाड्रोस लॉ बता देता हूं। एवोगाड्रोस लॉ जो होता है, एवोगाड्रोस लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल के, किसके, मोल्स के। यानी एवोगाड्रो किसके लिए आया है, मोल के लिए आया है। एवोगाड्रोस किसके लिए आया है, मोल के लिए आया है। चलिए, तो आइसोथर्मल समझ में आए, यानी वैसा रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी हर स्थान पे टेम्परेचर का वैल्यू सेम आता हो। दूसरा क्या है, एडियाबेटिक। देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस उसको कहते हैं कि वैसा प्रोसेस जिसमें ना सिस्टम से एटमॉस्फेयर में क्या हो, सराउंडिंग में टेम्परेचर और हीट का एक्सचेंज ना होता हो, ना सिस्टम से एटमॉस्फेयर में जा रहा हो, ना ही एटमॉस्फेयर से सिस्टम में आ रहा हो, तो यानी हीट का ट्रांसफर ना होना कहलाता है एडियाबेटिक प्रोसेस। तो यानी एडियाबेटिक यानी टेम्परेचर का जब चेंज नहीं होगा, आदान प्रदान नहीं करेगा, तो ये आइसोथर्मल का ही बात करेगा। तो ये दोनों इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। बीपीएससी में आपका आंसर रहेगा कौन सा, मोर देन वन। क्या रहेगा, मोर देन वन, या सी ऑप्शन बोथ ए बी सी दे देगा। तो जब बोथ ए बी सी हो जाएगा तो तीसरा ऑटोमेटिक आंसर होना है। चलिए, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज, देखिए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या कहता है, तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, वाटर जो होता है 3 स्टेट में होता है। वाटर का कौन सा स्टेट होता है, ये है प्रेशर और ये है टेम्परेचर। समझिएगा, आपने पानी लिया, एक बोतल में भरा, उसको आप फ्रीजर में डालिए, टेम्परेचर कम रहेगा, उसमें प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा, वो पानी किस में कन्वर्ट हो गया, पानी किस में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड में हो गया। क्या मतलब समझ में आया, टेम्परेचर को हम लोगों ने कम किया और प्रेशर बढ़ा, तो जो लिक्विड था वाटर लिक्विड, वो किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में, आइस बन गया। क्या बन गया, आइस बन गया, सॉलिड बन गया। कोई दिक्कत। चलिए, तो वाटर अगर हम लोग यानी मान लेते, यहां पे ये पॉइंट है, नॉर्मली टेम्परेचर अगर है कितना, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मान लिए, इस पॉइंट पे पानी पानी फॉर्म में है, क्या है, अगर इससे कमेगा तो ये क्या बन जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, चलिए इस स्टेज में अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा, टेम्परेचर जब बढ़ाइएगा तो पानी क्या हो जाएगा, पानी बनेगा भाप, वेपर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो यानी ये गैस क्या हो जाएगा, ये स्टेज आपका गैस वाला है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, गैस। ये स्टेट क्या कहला रहा, ये जो यहां वाला पॉइंट क्या है, ये पानी है, ये हमारा क्या है, आइस है, ये वाला स्टेट क्या है, वेपर है। इसी को कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। आई बात समझ में। यानी लिक्विड जो होता है 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। लिक्विड में कब रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस में। सॉलिड में कब होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे। वेपर में कब होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये मतलब टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर है तो लिक्विड लिक्विड है, टेम्परेचर को घटाना या बढ़ाना स्टेट चेंज होगा। अगर टेम्परेचर को हम घटा दिए तो लिक्विड हमारा किस में बन जाएगा, सॉलिड में, आइस बन जाएगा। अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिए तो लिक्विड हमारा क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई। तो ट्रिपल पॉइंट कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस के स्टेज में अगर एनसीईआरटी लेगा तो अगर हम लोग 273 डालेंगे तो 300 केल्विन आना चाहिए। ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, ऑप्शन में है नहीं, तो ये 32.07 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका मतलब ये हो गया 273 केल्विन पे ही जाएगा। कितना पे जाएगा, 273 केल्विन पे जाएगा। आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन निकालने आता है, फ़ारेनहाइट निकालने आता है, तो एक फार्मूला लिख लीजिए। अगर आपको दिक्कत हो निकालने में तो एक फार्मूला भूलिएगा नहीं, एफ फ़ारेनहाइट -32 बाई 180, ठीक है, 180 बटे
0 डिग्री सेल्सियस अपॉन कितना, 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन कितना, 100 डिग्री, 100 डिग्री। चलिए देखिए 0 डिग्री यहाँ पर हम नहीं कहें, अगर स्केल अगर हम लेते तो सही रहता, इसको इस तरह से लेंगे तो सही रहेगा। जैसे फ़ारेनहाइट जो होता है मैक्सिमम 212 तक जाता है, कितना जाता है, स्टार्ट होता है -32 से, कितना से, 32 से, मैक्सिमम जाता है कितना है, 212। इसमें से जो स्टार्ट हुआ उसको घटाइए, 0 डिग्री सेल्सियस जो हमारा है सेल्सियस वो स्टार्ट होता है 0 डिग्री से, ठीक है, जाता मैक्सिमम कितना है 100 डिग्री। इसमें से भी जो 0 डिग्री जो स्टार्ट हुआ घटा दीजिए तो आपका एक रिलेशन बन के आएगा, क्या आएगा, F-32 अपॉन 212 में से बत्ती जाएगा, कितना हो जाएगा 180 बराबर कितना, डिग्री सेल्सियस अपॉन कितना 100। आए बात समझ में, 100, तो ये कितना हो जाएगा F-32 अपॉन कितना 180 बराबर कितना डिग्री सेल्सियस अपॉन 100। एक जीरो से जो काट दीजिए, 2 से कटेगा, ये 5 बार में, 2 से कटेगा 9 बार में। एक रिलेशन बन के आया हमारा F-32 अपॉन 9 बराबर कितना डिग्री सेल्सियस अपॉन कितना 5। आपसे कुछ भी पूछे यहाँ से निकालता, डिग्री सेल्सियस यहाँ से रोक लीजिएगा, तो डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताइए, 5 इंटू F-32 अपॉन कितना 9। जो पूछे आपको निकल जाएगा, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, याद रहेगा, आपके लिए काम का है। आई बात समझ में। बहुत बच्चे क्या होते हैं, भूल जाते हैं कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है, कैसे निकाले हम लोग। आई बात समझ में, तो ट्रिपल पॉइंट समझ में आ गया। गैस का ये आंसर आ गया बोथ, ये है लेस देन, ये आपका कितना 127 डिग्री सेल्सियस 180 एम पे हीलियम यानी ऑर्डर लिखा हुआ था, आपने नोट कर लिया होगा, ट्रिपल पॉइंट 273। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, किसी गैस का दर में परिवर्तन हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाती है, एनसीईआरटी क्लास 9। इसको कहते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आई बात समझ में, तो ये है आंसर आपका। 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में होगा 273 केल्विन, अभी यानी 0 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे पूछा जाए कि एट वाट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इज इक्वल तो -40 डिग्री सेल्सियस लिख लीजिएगा। -40 डिग्री सेल्सियस पे डिग्री यानी डिग्री पे जो होता है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल होता है, ठीक है। कितना टेम्परेचर पे वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो आज मैं यहीं तक रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास जो आएंगे क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, और जो भी टॉपिक होगा हम 11th और क्या 9th में जो पढ़ना है और 11th में पढ़ना है, तो 9th और 11th को मर्ज करते हुए लेकर के आएंगे। जो 10th में पढ़ना है वो 12th में पढ़ना है, तो 10th का सिलेबस जैसे हम मैग्नेटिज्म लेकर के आएंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको 10th में पढ़ना है, वहाँ 12th में भी मैग्नेटिज्म पढ़ना है, तो दोनों को मर्ज करके हम लेकर के आएंगे फिजिक्स में। आई बात समझ में, 10th में पढ़ना इलेक्ट्रिसिटी, 12th में भी पढ़ना इलेक्ट्रिसिटी, तो हम दोनों को मर्ज करके लेकर के आएंगे इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो आप ज्ञान घर से बने रहिए, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मन लगा करके देखते रहिए वीडियो। जहाँ कुछ अगर लगे तो हमें कमेंट करके बताइए, भी हमें आपके कमेंट का क्या रहता है, इंतज़ार रहता है। आप आई होप को आपको अच्छा लगेगा, और जैसा भी लगे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक यू सो मच।